नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप इस वक्त 4:50 पर देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। आज की बड़ी खबर पहले मैं बता देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। ये मेरे ख्याल से 2021 के बाद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे देश के जनता के सामने आएंगे। एक बार आए थे तब नोटबंदी हुई थी, फिर आए थे तो उन्होंने लॉकडाउन के लिए लोगों को तैयार किया था, और अब जब आ रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बहुत सी चीजें वो देश की जनता के सामने रखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं आपके मन में भी जब से सीज फायर हुआ है उसे लेकर बहुत से प्रश्न हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने कहेंगे अपनी बात। बतौर प्रधानमंत्री ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बार देश के नाम संबोधन दे चुके हैं, 8 बार। आखिरी बार उन्होंने 2021 में, और तारीख है 22 अक्टूबर, सुबह 10 बजे देश को संबोधित किया था। लगभग 4 साल बाद पीएम मोदी एक बार फिर से देश को संबोधित करेंगे। अगर पीएम मोदी के संबोधन के इतिहास को खंगाल लें आप, तो जब प्रधानमंत्री ने 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है, कई बड़े फैसलों की जानकारी उन्होंने देश को दी है। नोटबंदी उसमें एक, लॉकडाउन उसमें एक, ये बड़े फैसले थे। और आज पीएम क्या कहते हैं ये सिर्फ देश नहीं दुनिया सुनेगी। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी तरह से इस मसले पर कोई बात नहीं की है। क्या संदेश देते हैं, बहुत मायने है। क्योंकि बीते 90 घंटे में इस देश ने बहुत कुछ देखा है। 90 घंटे पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को तबाह होते देखा है हमने, आसमान में पाकिस्तान के ड्रोन को बर्बाद होते देखा है हमने, सीमा पर गोलीबारी देखी है, पाकिस्तान के एयरबेस को गड्ढे में तब्दील होते हुए देखा है, भारत की जीत देखी है, भारत का बड़ा दिल देखा है, भारत के उस वाक्य को बाकायदा जीते हुए महसूस होते हुए देखा है जिसमें यह कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन भय बिन प्रीत ना होए कोई, या भय बिन होए ना प्रीति कोई। सीज फायर पर ट्रंप का ट्वीट भी हमने देखा है। और अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो 140 करोड़ की आबादी को ऑपरेशन सिंदूर और इससे जुड़ी हुई तमाम चीजों पर अपनी बात कहेंगे। और आज बुद्ध पूर्णिमा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक मौकों पर यह बात कह चुके हैं कि हम बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं। पीएम के राष्ट्र के नाम संबोधन की खबर आने से पहले भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस AK भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामचरितमानस का उनकी एक चौपाई उन्होंने पढ़ी। और वो चौपाई क्या थी? विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। ये जो है राम बकायदा समुद्र को कह रहे थे। अर्थ क्या है? समुद्र विनय नहीं मानता है, यानी याचना नहीं होती है समुद्र के सामने। 3 दिन बीत गए हैं ये याचना करते हुए। और तब क्रोधित होकर श्री राम ने कहा कि भय के बिना प्रीति नहीं होती है, प्रेम नहीं होता है। वाइस एडमिरल AK भारती ने ये जो चौपाई पढ़ी, संदेश दिल्ली से गया, कहां? इस्लामाबाद। तो जनरल मुनीर तर्जुमा करवा दीजिएगा इस चौपाई का और इसे बार बार सुनिएगा। भारतीय सेना संदेश, सबूत, तस्वीरों के साथ पाकिस्तान को बता रही है कि जब पानी हमारे सर के ऊपर से हो जाता है तो कैसे पलटवार करता है हिंदुस्तान। और उस पलटवार के सबूत दिखाकर यह बताया गया है कि आधुनिक जंग में, मैदान में आज की तारीख में कोई मजबूत है तो वो है हिंदुस्तान। चलिए शुरू करते हैं गूंज। मेरे सारे सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले इन सबसे अपडेट ले लेते हैं।
देखिए 5 बजे डीजीएमओ स्तर की बैठक भी होनी है, अभी 4:55 हो रहे हैं। संदीप बोल उस पर जानकारी देंगे। रिफत हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। देखिए रिफत भी 90 दिनों से हमें वहां ग्राउंड जीरो के हालात बता रहे हैं, जो सारे एलओसी के इलाके हैं वहां जाकर हमें एक एक बेहतरीन रिपोर्ट, और साथ में अमित भी आपको दिखाई दे रहे हैं, वो भी श्रीनगर में लगातार इन 90 घंटों से, इनफैक्ट इससे 22 अप्रैल के बाद से ही वो वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। और यतेंद्र यहां इस वक्त पॉलिटिकल गलियारों में क्या कुछ हो रहा है उस पर पैरी नजर रखे हुए हैं, तो मेरे चारों सहयोगी हर एक डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले संदीप बोल, अब से कुछ ही देर में अब डीजीएमओ स्तर की बातचीत शुरू होने को है, वक्त मुकर्रर जो था 5 बजे का। बिल्कुल देखिए 5 बजे के करीब डीजीएमओ लेवल की बातचीत होगी और इस बातचीत में भारत की तरफ से जो बातें कही जाएंगी उसका कुछ अंदाज़ा हम लोग ये ऐसे लगा सकते हैं कि जब ये सीज़ फायर हुआ था उस वक्त उस एग्रीमेंट के तहत बहुत सारी चीज़ें रखी गई थी कि सीज़ फायर का वायलेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके के आम जो नागरिक हैं जो पीओके के उस तरफ या एलओसी के इस तरफ जो है उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा, आतंकवाद पर लगाम लगाई जाएगी, किसी तरीके का घुसपैठ की कोशिश नहीं होगी। लेकिन भारत ने इन सब चीज़ों को माना, वो हमेशा से ही इसको फॉलो करते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इसको फॉलो नहीं किया। रूबिका एक बार जरूर फॉलो किया था 2021 में जब शुरू किया गया था, उस वक्त फॉलो इस वजह से किया था क्योंकि उसको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आना था। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो ग्रे लिस्ट से बाहर आया, 2 किस्त मिल चुकी, तीसरे आने वाली थी, वो भी मिल गई, तो अब उसने फिर दोबारा अपने उसी लाइन पर चलना शुरू किया और अब भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि अब बातचीत जो है वो डीजीएमओ लेवल पर ही होगी और जो भारत कहेगा वो अब उसको सशर्त माननी पड़ेगी। मतलब लगभग 4 मिनट के बाद ये डीजीएमओ लेवल की जो बैठक है वो शुरू हो जाने वाली है और अब से 3 घंटे 3 मिनट के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। यतेंद्र भी जुड़ चुके हैं और गूंज के दर्शक भी इस वक्त जानना चाहते हैं, यतेंद्र आज का दिन महत्वपूर्ण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर देश की जनता से मुखातिब होने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल रूबिका, और आज का दिन बड़ा खास दिन भी है और प्रधानमंत्री ने बड़ा सोच समझकर इस दिन को रखा है। एक तो डीजीएमओ की बात आज हो जाएगी, जो पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओ की बात होगी, इससे चीज़ें क्लियर होंगी कि जो संघर्ष विराम है वो जारी रहेगा या नहीं रहेगा। जो भारत ने जो प्रतिबंध उन पर लगाए हैं, चाहे वो सिंधु जल संधि हो या दूसरे प्रतिबंध हो, वो इस पर जारी रहेंगे नहीं रहेंगे। हालांकि भारत ने तो साफ कर दिया है कि वो जारी रहेंगे, लेकिन अब इस डीजीएमओ की वार्ता में क्या होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज का दिन बेहद सोच समझकर प्रधानमंत्री ने रखा है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि जब भी इस तरह की समस्याएं सामने हो तो मनुष्य को अपने कर्मशीलता, संघर्ष और जो उसका विवेक है उस पर डिपेंड होना चाहिए, ना कि भाग्य के आधार पर अपना डिपेंड होना चाहिए। और उस आधार पर ही करुणा का जो सागर है वो उसको भी थोड़ा आगे लाना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति निर्मम हो जाता है, देश निर्मम हो जाता है। और शायद यही कारण था कि जो फैसला लिया गया स्ट्राइक का, वो जो आतंक हैं, जो राक्षस एक तरह से बन चुके थे, उनको खत्म करने का निर्णय लिया गया। किसी निर्दोष का जीवन ना जाए, इसको लेकर बेहद सटी हुई और सटीक रणनीति प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बनाई गई। रिफत भी हमारे साथ है, अमित भी मेरे साथ है, लेकिन बाकी सारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जल्दी से उनका आपको तारुफ करवा देती हूँ। जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ पूर्व राजदूत यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ पूर्व विदेश सचिव शशांक जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आलोक बंसल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, विनोद दत्ता जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ यहाँ पर एयर कॉमोडोर के काले जुड़े हुए हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ यहाँ पर जे जी सिंह भी जुड़ चुके हैं। कॉमोडोर सिंह भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले शशांक जी आपसे कर रही हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग सर, आपको क्या लगता है? और बहुत इंटरेस्टिंग है सर, यतेंद्र ने हमें बताया कि आज बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम आकर और संबोधन देंगे। ने भी पहले कहा कि 8 बजे जब भी प्रधानमंत्री संबोधन करते हैं तो कोई बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय देश को बताते हैं, तो मैं भी उसी की उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि इस समय देश बहुत ही सशोपंच की स्थिति में है। क्योंकि एक प्रकार से भारत ने कोई ग्राउंड प्रिपेयर नहीं किया कि सीज फायर क्यों होने वाली है। ये राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्वीट से बताया कि एक प्रकार से कि भारत और पाकिस्तान में किस प्रकार से दोनों को बताया गया है कि सीज फायर करनी है, और इसलिए जो है देश बहुत ही मैं कहता हूँ थोड़ा कंफ्यूजन है इस समय। तो मैं प्रधानमंत्री के लिए समझता हूँ कि आवश्यक भी है और बहुत ही ये निर्णायक मोड़ होगा, जिसपे हमारे सीनियर
डिफेंस ऑफिसर्स बोल चुके हैं, उससे काफी मतलब साफ साफ मालूम चल गया है स्थिति का। लेकिन प्रधानमंत्री एक बार कहेंगे तो जो भी कोई किसी प्रकार के भी अगर हमारे सस्पिशंस रहे हैं कि भाई क्यों इतना दबाव डाला गया भारत के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर, कौन ऊपर था कौन नीचे था, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि साहब वो तो बिल्कुल जीत के लिए तैयार था और उसने और चीन ने मिलकर जो है भारत के इतने परखच्चे उगाड़ दिए थे कि इसलिए भारत को मानना पड़ा सीज फायर के लिए। इस प्रकार की बात हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और इसीलिए पीएम का आना और इस पर बात रखना बहुत ज़रूरी है सर। लेकिन यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर आकर और ये बताने की कोशिश की कि भैया हम जो हैं हम आए सबसे पहले, और इसलिए कॉमोडोर सिंह इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि पीएम जब आएंगे तो इन सारे चीज़ों को भी तो कहीं ना कहीं एड्रेस करेंगे कि सिर्फ हम बात करेंगे, पाकिस्तान होगा सामने और इन मुद्दों पर बात होगी और कोई नहीं चाहिए, कोई जेडी वैंस नहीं चाहिए, कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं चाहिए, कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें किसी भी बाहरली पावर देश या ट्रंप जी की या मार्को रूबियो की किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उनकी लैंग्वेज को समझते हैं, हम उनके कल्चर को समझते हैं। पाकिस्तान बढ़ा दीजिए हाँ, जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको समझते हैं, हम आर्मी की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं, हम उनके लोगों की क्या मजबूरियां हैं उनको समझते हैं। और हमने ये दिखाया है, आपने जो हमने अटैक किया जहां उनको एक सबक सिखाया, उसके अंदर मैं ये छोटी सी बात को एक जो बहुत मैं महत्वपूर्ण समझता बताना चाहता हूं कि जब हमने चकलाला जो उनका नूर खान एयरबेस था उसके ऊपर अटैक किया, तो उसके बिल्कुल पास ही उनका जो हेडक्वार्टर्स है जहां से वो अपने सारे न्यूक्लियर आर्सेनल कंट्रोल करते, हमने उनको नहीं छेड़ा। तो आप ये समझिए कि हमारी उनको जो मार पड़ी है उसमें भी थोड़ा उनको हमने बख्शा है अभी। हाँ। उनको एक मैसेज दिया है कि देखिए आप ये समझ जाइए कि आप कौन है हम जानते हैं, आतंकी कहाँ पे बैठे हम जानते हैं, और आपको समय आ गया समझने का कि जहां पे भी आप उनको छुपाएंगे हम उनको ढूंढ पाएंगे और मारेंगे। तो ये जो एक सख्त मैसेजिंग दी है हमने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, उनके पॉलिटिकल मैसेज को, तो मैं तो समझता हूं कि ये जो हमने 1-2 दिन का ऑपरेशन किया है ये उनके ऊपर पॉलिटिकली, मिलिटरीली और साइकोलॉजिकली जो है उनकी मानसिकता के ऊपर एक इम्पैक्ट डाला है और समझाया है उनको कि आप करतूतों से काम बाज आ जाइए। हाँ, मैं रिफत भी हमारे साथ बने हुए, अमित पांडे भी, दोनों का मैं एक बार रुक करूँ उससे पहले संदीप, कोई जानकारी मिल रही है? आप लगातार फोन पर देख रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप भी उस इनपुट का इंतजार कर रहे हैं जिस खबर का हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई फौजी लोग हैं, 5:03 हो गए हैं, क्या अब तक मुलाकात ये फोन उठा के नहीं उठा, वो हॉटलाइन उठी कि नहीं उठी? देखिए इसकी इंतज़ार तो सारे दिन से हो रहा था और जब पहले ये कहा गया था कि 12 बजे के आसपास होगा, उस वक्त समय जो है शायद आगे इसीलिए बढ़ाया गया कि हो सकता है कि कुछ और बातें जो हैं पाकिस्तान के डीजीएमओ के सामने रखनी हो, उनको बताना हो, तो शायद इसी वजह से टाइम डिले किया गया। लेकिन अब 5 बजे, जैसे कि मैंने कहा 5:06 हो चुके हैं, तो माना यह जा रहा है कि अब बातचीत शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि सेना की तरफ से जो हमें जानकारी दी गई थी उन्होंने कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया था, उन्होंने नियर बाय 5 बजे के आसपास ये बैठक की बात कही थी। हॉटलाइन के जरिए बातचीत होगी और ये डायरेक्ट हॉटलाइन है जो कि अलग अलग जगह पर, यानी कि कश्मीर में बातचीत करने के लिए, कमांडरों के बातचीत करने के लिए अलग हॉटलाइन है, लेकिन डीजीएमओ के साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक सीधी लाइन है और वहीं उसी पे बातचीत हो रही होगी और पूरी एक टीम के साथ बैठे होंगे डीजीएमओ और हर कोई उस चीज को लेकर जो है पुश करने की कोशिश जरूर करेगा पाकिस्तान को कि अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है, अब जो हम कहेंगे वैसे ही करना होगा। अच्छा, और ये बात तो हो गई, हम तो कहेंगे, उनका भी तो कोई एजेंडा होगा ना एयर कोमोडो? उनका तो डेफिनेटली एजेंडा होगा, ऑब्वियसली अगर उनके डीजीएमओ ने पहल करी है तो उनका एजेंडा तो ऑब्वियसली क्लियर है। बट वी हैव एन अपर हैंड, डेफिनेटली वी हैव एन अपर हैंड, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, क्योंकि चाहे वो अपनी पॉपुलेशन को कुछ भी बोलें परंतु फौज की उनको सच पता है। सो देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट, एंड वो डेफिनेटली जानते हैं कि सच क्या है, उनको कितनी मार पड़ी है, क्या क्या उनके एसेट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। और जब एक मिलिट्री के स्ट्रेटेजिक एसेट्स या ऐसे बड़े एसेट्स डिस्ट्रॉय होते हैं
तो एक तो उनकी खाना पूर्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी. सी एसेट्स लाइक AWC, AWACS, रिफ्यूलर्स या इवन कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार्स जो HPR रडार्स जिनकी हमने सुबह बात करी, एंड एयर मार्शल भारती ने क्लियरली दिखाया कि 4 जगह पे जो स्ट्राइक की है. तो ये सब बहुत महंगा इक्विपमेंट है. ये इक्विपमेंट ऐसे ही दुकान पे अवेलेबल नहीं है कि आप जाके इमीडिएटली खरीद लें. इसके लिए ऑर्डर करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है. तो हाई टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट है. तो जो लॉसेज इन्होंने सफ़र किए हैं वो सब स्ट्रेटेजिक लॉसेज हैं. वो नेचर जो है इन लॉसेज की स्ट्रेटेजिक है. ये जल्दी से इनकी खानापूर्ति नहीं हो पाएगी. तो ऑब्वियसली जब नहीं हो पाएगी तो एक वीकनेस रहेगी सिस्टम में, और बहुत जबरदस्त वीकनेस रहेगी बिकॉज ये उनकी आंख और कान थे. अच्छा, लेकिन बहुत कुछ सवाल ना दर्शकों को इतने बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं एयर कॉमोडोर के, आपको मन में आता है कि अच्छा ऐसा भी सवाल जहन में किसी के आ सकता है. एक दर्शक ये पूछ रहे हैं कि ये हॉटलाइन पर जो बात करेंगे डायरेक्ट फोन उठाते हैं और बात शुरू हो जाती, कोई नंबर नहीं डायल करना पड़ता है ना? तो इसमें फोन पहले कौन उठाएगा? नहीं, इसमें कोई भी फोन उठा सकता है. आप कोई भी फोन उठाएगा तो दूसरी तरफ कॉल चले जाएगी. नहीं, कौन फोन उठाएगा? मतलब पहले पाकिस्तान फोन उठाएगा कि जिसने पहले कॉल किया है? बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान फोन करेगा. बिल्कुल, बिकॉज उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया है ना मीटिंग के लिए, बात के लिए तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था. हाँ, सो पाकिस्तान इज गोइंग टू गिव अ कॉल, है ना? पाकिस्तान कॉल करेगा. एम्बेसडर त्रिपाठी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं. त्रिपाठी जी, अब बड़ा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि PM नजर रखेंगे हॉटलाइन के जरिए क्या बातचीत होती है DGMOs की, है ना, किस दिशा में जाती है, और उसके बाद देश को क्या तैयारी रखनी है. नहीं, PM मेरे हिसाब से रूपिका, PM ने जो डायरेक्शंस देने होंगे वो उस इंपॉर्टेंट मीटिंग के बाद, आई एम श्योर द डायरेक्शंस वुड हैव बीन पास्ड. नो सर, कि DGMO बैठक से निकल कर क्या आता है, क्या हुआ भाई उनका एटीट्यूड क्या रहता है, वो किस तरीके, उस पे तो नजर रखेंगे ना प्रधानमंत्री. किया जाएगा तो उसकी तो ब्रीफिंग होगी ना सर. उसकी ब्रीफिंग तो होगी, और उसके बाद PM 8 बजे जब आएंगे तो ये सारी चीजें जहन में रखते हुए आएंगे ना कि अब क्या इसका चाल चरित्र रहने वाला है आने वाले कुछ दिनों में. हमको पता है परमानेंट क्या है. त्रिपाठी जी बिल्कुल. देखिए, अब जब DGMO लेवल पे बातचीत होगी, और मेरे ख्याल से बातचीत यही का एजेंडा यही होगा कि इसको युद्ध विराम को आगे कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है. क्योंकि आर्मी के या फोर्स के लेवल पे तो यही बात होती है, आतंकवाद को कैसे ख़त्म किया जाएगा या कश्मीर का मामला कैसे होगा, ये सब तो जो है ये पॉलिटिकल लीडरशिप पे डिपेंड करता है. तो अभी DGMO लेवल पे यही बात होगी कि इसको युद्ध विराम को कहाँ तक आगे बढ़ाया जा सकता और कहाँ ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि इसका उल्लंघन ना हो. सर एक सेकंड बस रोक रही हूँ आपको. अमित हमें पुकार रहे हैं, जरा उनका रुख करते हैं और उसके बाद रिफत का. अमित, कोई जानकारी आपके पास? जी, जो आज DGMO के बीच में जो बातचीत होगी उसके बाद PM का संबोधन होगा. इस बातचीत में पाकिस्तान को सख्त संदेश यह दिया जाएगा भारत की ओर से कि आखिरकार अब वह अपनी हरकतों से बाज आए. और फिलहाल जो यह जानकारी मिल रही है कि इस बातचीत के बाद जो फीडबैक दिया जाएगा PM का जो एड्रेस टू नेशन होगा उसमें इन सारी बातों की झलकियां साफ तौर पर हमें देखने को मिलेगी. PM जो राष्ट्र के नाम जो संबोधन करेंगे उस संबोधन में इस बात का जिक्र होगा कि आखिरकार देश आगे कैसे चलेगा, किस इन परिस्थितियों के बाद कैसे एकजुट होकर अब आगे आतंक के खिलाफ प्रहार नहीं, आतंक की जड़ को खत्म करना है और इसमें हर एक नागरिक का साथ चाहिए. इस बात की पूरी संभावना. ओके रिफत, आप बारामूला में मौजूद हैं, लोगों से आप बातचीत लगातार कर रहे हैं. इस DGMO लेवल की बातचीत को वो कैसे देख रहे हैं, और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है. देखिए, सबकी नज़र इसी पे है. जिस तरीके से डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे, जो DGMOs के दरमियान, चाहे इसमें फिर एयरफोर्स के कमांडिंग ये जो कमांड देख रहे होंगे या नेवी के कमांड देख रहे हो, और या डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हो, इनके दरमियान तो यही बात होगी कि अभी तक क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर आपने ऐसा किया तो हमारी एक्शन इस तरीके की होगी, आपने कहाँ कहाँ पे अपना इक्विपमेंट लगाया है जिसको हो सकता है वो कहें कि आप नीचे कर दीजिए. कहीं पे अगर उन्होंने ऑल्टरनरी वेपन का इस्तेमाल किया तो उसको पूछा जाएगा आपने ये क्यों किया, कहीं अगर वायलेशन हुई होगी उस पर बात होगी. यानी हर चीज़ तय की जाएगी कि अगर आपने वायलेशन की तो आपका अंजाम कैसा होगा. अगर आपका ये इक्विपमेंट यहाँ पे है, ये नीचे होना चाहिए, इसको आप नीचे लाइए, नहीं तो उसको
जो अंजाम है वो बुरा होगा। मतलब इन्हीं Alright. चीज़ों पे बात होगी। इससे ज़्यादा जो बाकी चीज़ें हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहेंगे, वो इंडस वाटर ट्रीटी पे कहेंगे, वो जो वीज़ाज कैंसिल किए गए हैं उस पे हो सकता है कहेंगे। जिस तरीके की अभी पॉलिटिकल लेवल पे मेजर्स लिए गए हैं उस पे प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। लेकिन ये सिर्फ विद इन दिस, ये जो DGMOs की मीटिंग होगी ये सिर्फ ऑपरेशनल डिटेल्स पे होंगी और मिलिट्री एक्शंस पे होंगी, और कहाँ पे वायलेशन हुई है उस पे होगी, और अगर आइंदा कुछ होगा उसका एक्शन क्या होगा, उसी चीज और पे आगे जो का भी एक एग्रीमेंट वक्त मुकर्रर किया जाएगा, है ना, उसी कि पे हम अगली बार, अब क्योंकि एक बार सिलसिला शुरू हुआ है तो ये थोड़ा लंबा चलने वाला है। आलोक बंसल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आलोक जी, मैं दोनों खबरों को मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। एक तो प्रधानमंत्री का आज संबोधन, और उससे पहले DGMO लेवल की ये जो बातचीत हो रही है उस पर, क्योंकि जब PM आएंगे तो वो केवल देश को संबोधित नहीं करेंगे, वो ग्लोबल कम्युनिटी को भी एक मैसेज देने की क्लियर कोशिश होगी। देखिए, जहां तक सवाल DGMOs की मीटिंग का है तो इसमें निर्धारण होगा कि जो हमने अंडरस्टैंडिंग पहुंची है फायरिंग रोकने की, उसको आगे कैसे बनाया जाए, उसको दूरगामी क्या बनाया जाए, उसके इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करना है। हाँ। क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग पहुंचने के बावजूद ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, एक घटना की प्रतिक्रिया क्या हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और इसको कैसे बनाया जा सकता है, स्थिर किया जा सकता है, उसके बारे में इंट्रिकेसीज जो है डेवलप होंगी। जैसे अभी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बोल रहे थे कि आपको अगर जो हैवी इक्विपमेंट है उसको अगर पीछे ले जाना है तो उसको दिखाना पड़ेगा, और क्या होगा, क्या प्रोटोकॉल होगी, अगर कोई वायलेशन होता है तो क्या होगा, प्रोटोकॉल किस तरीके से होगा, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या की कंप्लेंट्स हैं, हमारी कंप्लेंट्स हैं, एक दूसरे की आपस में बातचीत की जाएगी कि आगे क्या मोडालिटीज होंगी इसको इम्प्लीमेंट। जहां तक सवाल प्रधानमंत्री का है, उनका प्रथम जो उद्देश्य होगा, अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को तो जरूर एड्रेस कर रहे हैं, बट उनका प्रथम उद्देश्य इस वक्त देश की जनता को एड्रेस करना है। क्योंकि इस बात को हम समझ लें अच्छी तरह से, चाहे जो भी हमने DGMOs की मीटिंग देखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, पर देश के अंदर अभी भी एक काफी बड़ा धड़ा ऐसा है जो इस सीज फायर से या इस युद्ध के रुक जाने से दुखी है। उन लोगों के अंदर एक इस तरीके की भावना हो गई थी कि हम जो है अब जीत के करीब हैं, और इस वक्त हमने जो है इसको क्यों किया। तो प्रधानमंत्री शायद देश के लोगों को बताएंगे कि हमारा क्या उद्देश्य था, क्या हमारी क्यों हमने इसको किया, क्योंकि हमारे सारे उद्देश्य जो थे वो पूरे हो चुके थे, या क्या हमें इससे लाभ होने वाला है, क्या हमारी अर्थव्यवस्था पे कोई असर पड़ने वाला था, क्या इसके फायदे हैं, क्या वो है, क्या अन्य चीजें, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी की बात की। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रख के आप पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, बजाय युद्ध में कितने भी आप हमले कर लें। आपने काफी बड़े बड़े हमले किए, जैसे मैंने कहा कल DGMOs और एयर ऑफिस वालों ने बड़े अच्छी तरह से दिखाया कि किन किन हवाई पट्टियों पे हमले हुए, किन नहीं किन। सर, आपने जो बात कही है ना आलोक जी, आई थिंक मैं 100% इस बात से अग्री करती हूँ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, और वो ललकार थी बिहार से, हमें याद है जब उन्होंने कहा था कि आतंक के हर एक प्यादे को और आतंक को के आकाओं को हम जाएंगे और उनको निस्त नाबूद करेंगे, और बकायदा उन्होंने कहा था कि हम पृथ्वी के अंतिम छोर तक इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो ये क्लियर मैसेज था कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है। लेकिन एक बार जब पाकिस्तान ने हम पर अटैक शुरू किए, एक के बाद एक ड्रोन भेजने लगे, और जब सेना जवाब देने लगी, तो आम आदमी के मन में ये विचार आ गया था कि अब आर या पार की स्थिति आ गई है। लेकिन जब अचानक सीज फायर हुआ, मतलब किसी ने नहीं सोचा था शशांक जी, किसी ने नहीं सोचा था, अचानक सीज फायर होता है, लोगों को ये लगने लगता है कि ये तो एंटी क्लाइमेक्स हुआ, क्योंकि हमारा अपर हैंड था। हम POK की बात करने लगे थे लोग कि POK में जरूर जाकर और हम अपना झंडा गाड़ेंगे और ये कहेंगे कि दिस इलाका इज आवर्स, ये तो हम चाहते ही थे। लेकिन जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। नहीं, मेरे ख्याल से कोई हमारा विचार ऐसा नहीं था कि POK में जाके झंडा गाड़ना। नहीं वैसे लोगों का जो सेंटिमेंट था, लोगों में सेंटिमेंट ये था कि POK के लोग समझ जाएंगे पूरे तरीके से कि वो किसके मिलिट्री बूट के नीचे हैं और कहां से उनको बाहर निकलना है, और इस समय वो पूरे तरीके से सड़कों पर निकल आएंगे और भारत की जय जयकार करेंगे। वो उससे पहले ही सीज फायर हो गया एकदम से। जब वो होने वाला था, बलूची लोगों ने तो बोलना शुरू कर दिया था, अफगानिस्तान के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन बात आगे और बढ़ पाती उससे पहले ही सीज फायर एकदम से ऐसा हो गया। ऐसा लगा कि जो बड़ी ताकतें हैं वो चाहती हैं कि पाकिस्तान को जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए,
आतंकवाद को जिस तरीके से समर्थन देता रहता है उसी तरीके से समर्थन देते रहना चाहिए उसे आगे भी। और अगर वो पाकिस्तान हमको बड़े हमारे एसेट्स टेररिस्ट जो लोग हैं उनको हैंड ओवर कर देता है, तब मैं मानता हूं कि वाकई में कुछ आगे बात बढ़ी है सीज फायर में। वरना हम समझते हैं कि जो जनता के मन में है प्रधानमंत्री जी को साफ तो करना होगा। ओके, एक बड़ी खबर इस बीच हमें मिल रही है और खबर यही, भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। बड़ी खबर ये इसलिए हो जाती है क्योंकि वो लोग जिन्होंने आज हमारे डीजीएमओ और डीजीएनओ और डीजीएओ की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ बैठक कर रहे थे, दूसरी तरफ ये खबरें आ रही थी कि डीजीएमओ स्तर की बैठक होगी, वो फिर पोस्टपोन हुई। 5 बजे का वक्त बताया गया, 5:15 हो रहे हैं। संदीप अगर हमारे साथ मौजूद है तो सेना की पाकिस्तान को जो कड़ी चेतावनी थी वो उस बैठक में क्या, वो जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें ये बिल्कुल कह दिया था हमारे मिलिट्री बेस एक्टिव है, जरूरत पड़ी तो मिशन को तैयार होंगे। और ये कड़ी चेतावनी इसलिए दी गई क्योंकि एक के बाद एक जब वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ब्रीफिंग करके ये सैन्य अधिकारी पाकिस्तान की झूठी इमेजेस बताते कि देखिए हमने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया, वो बिफोर आफ्टर तो कर ही नहीं पाते हैं, वो आफ्टर में ही खेल करने की कोशिश करते हैं। शायद यही वजह थी कि ये मैसेज जरूरी था। देखिए ये मैसेज बहुत ज़रूरी था और हम लोगों ने उरी हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक किए, फिर एयर स्ट्राइक किया पहलगाम के पुलवामा के बाद, उसके बाद ये हम लोगों ने पूरी दुनिया के सामने इस चीज़ को ओन किया कि हाँ हम लोगों ने पाकिस्तान के इस चेहरे के खिलाफ जो है हम लोगों ने स्ट्राइक किया। और खुद जो है भारतीय सेना जो है पूरी तरह से कैपेबल है किसी भी तरीके का ऑपरेशन करने के लिए। एक सरप्राइज़ की ज़रूरत थी, जो कि कहा जा रहा था कि क्या सरप्राइज़ होगा, पाकिस्तान को सरप्राइज़ मिल गया कि उनके हिंटरलैंड में जाकर, उनके घर पे जाकर हम लोग स्ट्राइक करके आए हैं। इससे बड़ा मैसेज और क्या हो सकता है। एक ऐसा एयरबेस जो कि भारतीय वायुसेना ने हिट किया, वो वहाँ के एक तरीके से सबसे हाई प्रोफाइल बेसेस हैं। और उनको ये भी पता लग गया कि हम लोग जो है उनके सारे बेस हमारी जद में है। और ये मैसेज जो है साफ है कि हम लोग अभी भी तैयार हैं, हम लोग पूरी तरीके से, हमारे बेसिस बिल्कुल क्लियर हैं। जैसी ऑपरेशन का ऑर्डर मिलेगा या कोई हिमाकत वो करेगा तो हम फिर से दोबारा से ऑपरेशन को कंडक्ट करने के तैयार हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज भारत की तरफ से दिया गया। नहीं, और वो क्या करने की स्थिति में दिख रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे लेकर बैठे हुए हैं सर। वो कौन से, कहाँ पे, वो बहुत बड़ा, हाँ नूर खान में ना, रहीम यार खान में सबसे बड़ा गड्ढा, सबसे बड़ा गड्ढा तो वहीं पर है। बहुत बड़ा है। तो ये मैसेज देना जरूरी था ना हमारे साथ। अच्छा संदीप, मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ ब्रिगेडियर दत्ता भी मौजूद है। ब्रिगेडियर दत्ता, आज का दिन आप कैसे देख रहे हैं, स्पेशली जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई आप 8 बजे आएंगे और देश की जनता से कुछ बातें करनी है। देखिए, आज काफी इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि जिस तरह की प्रेस ब्रीफिंग अभी डीजीएमओ या जो डीजी एयर ऑप्स और नेवल ऑप्स ने की, तो वो बहुत लाजमी है क्योंकि देश को पता होना चाहिए कि ऑफिशियल सोर्सेज से क्या स्टेप्स लिए गए हैं, क्या नुकसान हमने पहुंचाया है, किस तरह की हमारी अलर्टनेस है। क्योंकि बहुत कई चीजें सर्कुलेट हो रही हैं, दे आर इन एयर, कुछ सच हैं, कुछ हाफ कुक्ड हैं, कुछ मिस रिप्रेजेंटेड है। 5 बजे ये जो डीजीएमओ की मीटिंग है, इस पे काफी चीजें निर्भर करती हैं क्योंकि इस पे जितने भी वायलेशंस वगैरह हुए हैं या अगर कोई और एयर वायलेशन या मतलब सीज फायर वायलेशन की कोई रिपोर्ट आई है, क्योंकि एमओ डायरेक्टरेट ने वो सारे इनपुट्स जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं वहां से लिए होंगे, तो उनको भी बताया जाएगा और पाकिस्तान को उनका संज्ञान लेना पड़ेगा। तीसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर साहब का बोलना बहुत जरूरी और लाजमी बन जाता है क्योंकि कई तरह की विचारधारा चल रही है, कई तरह की सोच चल रही है, क्योंकि कई लोग ये नहीं जानते कि साहब नेशनल लेवल पे या हाईएस्ट लेवल पे या स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या डिसीजन लिए जाते हैं और क्या चीजें बैकड्रॉप पे होती हैं और किन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। क्योंकि हम लोग एक वॉर जिंगोइज्म का माहौल बन गया है और जनरली होता है जब युद्ध होता है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है और ये बड़ी अच्छी बात है और आवाम का जो साथ है वो बहुत जरूरी होता है मोराल बढ़ाने के लिए सैनिकों का। तो आज प्रधानमंत्री साहब अपने जो विचारों से पूरे देश को अवगत कराएंगे और आपने बिल्कुल ठीक कहा था रूबिका जी कि ये एक पूरे विश्व को एक मैसेज होगा कि किस तरह से हमने संयम बरता है। और रही बात ऑप अलर्टनेस की, देखिए ऑपरेशन जब इस तरह के डिक्लेयर हो जाते हैं तो
तो वो विधिवत रूप से क्लोज डिक्लेयर किए जाते हैं, चाहे वो ऑपरेशन विजय हो, ऑपरेशन कैक्टस लिली हो, जिब्राल्टर हो, कोई भी ऑपरेशन हो। हाँ। तो वो फॉर्मली गवर्नमेंट की अप्रूवल से ही बंद होते हैं। तो हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं बिल्कुल तैयार हैं, अगर इस तरह का कोई मिसएडवेंचर या कोई उल्लंघन होता है तो पाकिस्तान ने एक ट्रेलर तो देख लिया है, भारत की आवाम को पता है कि भारत की सशस्त्र सेनाएं किस तरह से अटैक करेंगी या किस तरह से रिटेलिएट करेंगी। तो भारत पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब का या डिफेंस मिनिस्टर साहब का सन 71 की मुझे याद है, बाबू जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और वो इतने बढ़िया वक्ता हुआ करते थे कि हमारे फादर बताते थे ही फॉट दैट वॉर। तो वो कहते थे कि साहब जब वो बोलते थे तो सैनिकों का सीना एकदम चौड़ा हो जाया करता था। तो इस समय जो हमारी टॉप लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप है, उसका फर्ज बनता है कि वो देश के समक्ष अपना जो पक्ष है उसको रखे। और देखिए अभी राख नहीं, मेरे ठंडी ख्याल नहीं हुई। से नहीं, आप जो कह रहे हैं ना ब्रिगेडियर दत्ता कि एक टाइम पर जब जगजीवन जी बोला करते थे तो वो रगों में जो है एक एनर्जी दौड़ जाया करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है इस मकसद से भी आ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे शंका के बादल है ना, 10 लोग 10 तरीके की बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट 2 इस वक्त देखने को मिल रहे हैं गुट, आप कह दें तो मतलब अगर पूरे देश को मैं बांटने की कोशिश करूं एक हिसाब से कि सोच क्या है। एक कह रहा है कि भाई हमारी सबसे बड़ी जंग जो है शशांक जी, वो ये है कि हमें किसी भी कीमत पर 2047 तक डेवलप्ड नेशन की सूची में आ जाना है, तो फिर वॉर हमको पीछे ले जाएगा। एक गुट है वो ये कह रहा है कि अरे अब हमारे पास बहुत अच्छा मौका था और हमको पाकिस्तान को इतना बुरी स्थिति में पहुंचा देना था, 9 ठिकाने नहीं 900 ठिकाने बर्बाद कर देने चाहिए थे। तो इन दोनों के बीच कोई ना कोई तो एक रास्ता निकालना होगा, क्योंकि ये तो फिर चलती रहेगी, डिबेट इज नेवर एंडिंग। एक तरफ तो प्रधानमंत्री का विकसित देश बनाने का बहुत पक्का रिजॉल्व है, दूसरी तरफ मैं कहूँगा जनता का तो खैर इमोशनल इस समय फीलिंग थी, और उसके लिए हमारे ख्याल से जो हमारे मीडिया हैं उन्होंने भी थोड़ा सा रोल ऐसा प्ले किया कि सबकी आकांक्षाएं इतनी बढ़ा दी कि अब तो बस बिल्कुल ही झंडा गड़ने वाला जैसे आपने बात कही है। दूसरी तरफ से ऐसी तरह की न्यूज आनी शुरू हो गई कि अब यहाँ कहना जरूरी हो जाता है विद योर परमिशन सर कि न्यूज़ 18 इंडिया के आप सारे देखिए, हम लोग जोश में ज़रूर बात करते हैं लेकिन बगैर होश खोए जो हैं वो, या होश खोकर हम बात नहीं करते हैं। यहाँ जितनी भी मर्तबा हम लोग आए ये पूरा ख्याल रखा है कि ऐसी कोई बात ना कहें जिससे लोगों के बीच में ऐसी कोई बात जो है कहीं जज्ब हो जाए कि यहाँ अब हम जो है फतह ही करने वाले हैं। जब हमने कहा कि अब कराची की बारी, मतलब ये था कि हमें इनपुट्स थे कि अब जाएंगे वहां पर और बॉम्बार्डमेंट्स होंगे, यानी हम वहां जाकर उनके एयरबेसेस को जो है निशाना बनाने वाले हैं। बहरहाल जो आप कह रहे हैं मैं जानती हूँ आपका इशारा किस तरफ है। जी नहीं, मेरा मतलब ये था कि जो इस समय बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन है वो एक तो हमारी जो अप्रोच है, कमिटमेंट है भारत को एक विकसित देश बनाने का, ना कि खाली तीसरी आर्थिक शक्ति, वो तो हम बन ही जाएंगे अभी 1 साल के अंदर। दूसरा तरफ ऐसा है कि जब प्रधानमंत्री बिहार गए थे उस समय उनको कुछ कागज मिले थे पुलिस स्टेशन में लिखे हुए कि 2047 तक ये एक फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। और उसके बाद से पाकिस्तान ने जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाई हैं, बांग्लादेश में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो ऐसा लगता है कि 2 तरह की रेस चल रही है। एक तरफ उस तरह की जो असरों की, और एक तरफ से इस तरह के जो चाहते हैं कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, चाहे कोई भी उनका धर्म हो, जो कोई भी उनका विचारधारा हो, वो सब जो मिलकर भारत को एक बहुत उत्कृष्ट राष्ट्र बनाए जो सबके साथ में बन सकता है, सबके साथ में पड़ोस के देशों में और देशों में मिलकर चल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात अब ऐसा है कि सीज फायर के डिक्लेरेशन के बाद थोड़ा सा धक्का लगा है, इसलिए बहुत क्लियर करना आवश्यक हो जाता है प्रधानमंत्री जी को कि जो हम सोच रहे थे कि बलूची इस समय तैयार हैं योग तोड़ने के निकालने के लिए, ग्वादार पे अमेरिका वाले शायद ले सकते हैं कंट्रोल, बजाय इसके चीन को देने की जगह अफगानिस्तान वाले कम से कम ये तो कह सकते हैं कि पठान जाके लड़ाई नहीं करेंगे पंजाबियों के बिहाफ पर। और जो पीओके के लोग जो हमेशा से कहते रहे, मैं तो बहुत रहा हूँ पाकिस्तान में भी, वहां पे भी वो हमेशा यही कहते थे कि हमने इस्लाम के लिए वो परिवर्तन चाहा था, ना कि मिलिट्री को अपने ऊपर जो है जूते रखने के लिए या मिलिट्री को अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए। और सारी उनके जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो मिलिट्री वालों ने खरीदनी है सस्ते दामों पर। और तो सब निकल के जाना चाहते हैं, तो वो हालात चल रहे थे तो हमने एकदम से रोक दिया।
और तो समझाना आवश्यक है, उसके आगे हाँ, कहाँ बढ़ेंगे आप। और इसलिए भी सर क्योंकि आप तो बाकायदा पाकिस्तान को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पर अपनी सर्विसेज दी हुई हैं हिंदुस्तान की तरफ से। अच्छा, हमारे साथ कोमोडोर जे सिंह भी मौजूद हैं। सिंह साहब, ये जो पाकिस्तान की तरफ से लगा, एक सेकंड सर रोक रही हूँ, एक और बड़ी खबर मुझे मिल रही है। देखिए, भारत पाक सीजफायर के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में बुद्ध की जरूरत है, युद्ध की नहीं। पाकिस्तान हमारे देश में अशांति लाना चाहता है, मुसीबत से लड़ने के लिए एकता की जरूरत है। जो उन्होंने कहा है, एक दफा आपको सुनवा देते हैं। मेरा एक ही कहना है, देश में और पूरे वर्ल्ड में बुद्ध की जरूरत है, युद्ध की नहीं। सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरे संसार के लिए आज बुद्ध की आवश्यकता है। समझ में नहीं आया, मतलब अभी जब ये सीज फायर हुआ था तब तो इंदिरा जी की फोटो जो है वो वायरल हो रही थी। जेके त्रिपाठी जी, इंदिरा जी याद दिलाई जा रही थी जी। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि मोदी जी का नाम कांग्रेस ने सरेंडर मोदी कर दिया था, जबकि मैंने कांग्रेस के ही प्रवक्ता से कहा था, अगर आप कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसी बातें, ऐसी ओछी बातें नहीं करनी चाहिए थी। उस वक्त शायद कांग्रेस को या विपक्ष को ये मालूम नहीं था कि क्या क्या पोजीशन है। बाद में जब सेना ने प्रूफ के साथ ये बताया कि हमने कहाँ तक विजय हासिल की है, तब शायद उन्हें पता लगा। और रूबिका जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मिलिट्री एक्शन जो है वो एक कार ड्राइविंग की तरह होता है। आपने इंजन स्टार्ट कर दिया, ड्राइव तो कर लेंगे, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कार रोकनी कैसे है, ब्रेक कब लगाना है। और ये ब्रेक लगाने का काम हमने बहुत सही समय पे किया है। ऐसे समय पे देखिए, एक एक करके एस्केलेट कर रहा था पाकिस्तान लेवल को। हमने जब पाकिस्तान ने हमारे नागरिक और सैन्य ठिकानों पे हमला करना शुरू किया, तो हमने हमला करके उन्हें बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। अब उसके बाद अब हम रुक गए, उन्होंने कहा कि रुकिए, हम उसके बाद रुक गए। लेकिन सर, रुकने से एक चीज़ ध्यान आई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 बजे संबोधन दिया है, तब नोट चलना रुक गया था। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया था, कोरोना, लोग चलना बंद हो गए थे, और अब 8 बजे एक बार फिर से संबोधन कर रहे हैं कोमोडोर सिंह। तो आतंक का लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा? आतंकी बंदी तो नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश करिए। मैं आपको अभी क्लैरिफाई कुछ करना चाहता हूँ। हाँ सर। कि पहली बात तो सेंटीमेंट की आती है, कहते हैं कि लोग का सेंटीमेंट है, ऑपोजिशन का सेंटीमेंट है कि हमको अभी पीओके ले लेना चाहिए था। ये मेन सेंटीमेंट इंडिया के अंदर अब फैल रहा है। अब मगर देखिए, गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप लिया बड़े बैलेंस्ड वे से लिया। वो क्यों लिया, कैसे लिया? अभी तक जो कार्रवाई हो रही थी वो जहां तो थी एरियल मिसाइल्स फायर हो रहे थे, जहां एक देश यूएवी अनमैन्ड व्हीकल्स के साथ अटैक किया जा रहा था, ये विदाउट एलओसी और आईबी क्रॉस करने के बिना। जब हम अगर पीओ को लेने जाते हैं तो उसके अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर हमारी इन्फेंट्री को अंदर घुसना पड़ेगा पीओके के अंदर, हमारे टैंकों को रोल करना पड़ेगा पीओके के अंदर, हमारे तोपखाने को अंदर जाना पड़ेगा, हमारी जो दूसरी यूनिट्स है उसको अंदर जाना पड़ेगा, और वो अपोज करेंगे। और इससे युद्ध जो है उसी कुछ और तस्वीर बन सकती है। हमने ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं किए, हम एक्सेलेटरी जो लैडर जिसे कहते हैं उसकी पूरी टॉप नॉच पे नहीं गए, हम 2 स्टेप नीचे रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरू से कहा था कि हमारा जो लक्ष्य था वो था उनको सबक सिखाना। वो हमने सबक साइकोलॉजिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरीली सिखा दिया है। और अभी जो हमने रोका है, जैसे अभी ये कह रहे थे कि ब्रेक लग गई है, वो ब्रेक हमने खुद लगाई है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे
कि ये जो एस्केलेटेड, ये स्पाइरल आउट ऑफ हैंड हो जाए। सर देखिए ना, क्योंकि पूरी दुनिया में सर पूरी दुनिया में ये सारी इंटरनेशनल मीडिया किराना हिल्स का बहुत जिक्र कर रही है। तो आज जब डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी तो एक पत्रकार बंधु ने उनसे सवाल पूछ लिया और क्या जवाब आया वहां से, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो। किराना हिल्स पर जब सवाल पूछा वायुसेना का जवाब क्या था पता है सर आपको? कि अच्छा, किराना हिल्स की जानकारी देने के लिए धन्यवाद। डीजी एयर ऑपरेशंस जो हैं एयर मार्शल AK भारती, उन्होंने बयान दिया था। सुनवाती हूँ आपको, सुनिएगा आप सब गौर से। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. एयर कोमोडोर, ये इस जवाब भारती एयर मार्शल भारती की मुस्कुराहट से आप समझ ही गए होंगे। उन्होंने ये बोला कि हमने नहीं ब्रीफ किया भाई किराना हिल्स के बारे। तो ब्रीफ नहीं किया है, बिल्कुल, वो तो सच है। ब्रीफ कहाँ किया है? बिल्कुल नहीं किया है। परंतु मुझे लगता है या तो हनुमान जी की गदा या इंद्र का वज्र से कहीं ना कहीं तो प्रहार हुआ है, क्योंकि सारे इंटरनेट पे इमेजेस तो घूम ही रही हैं और रिक्टर स्केल पे जो सीज्मिक का जो एक्टिविटी है वो भी है, वो तो सब डेटा है, वो फैक्ट्स हैं। अब बाकी समझदार लोग हैं, वो समझ सकते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। किराना हिल्स है कहाँ भाई? किराना हिल्स सरगोदा के आगे है एकदम सर, अभी रुकिए, ले चलेंगे। पक्का किराना हिल जो है वो कह तो रहे। आलोक बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी, आप इस किराना हिल्स वाले मसले पर ही कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आई एम श्योर पूरा इंटरनेशनल मीडिया देखिए तो सर उसमें मतलब एक अच्छी खासी साईफाई मूवी बनाने जैसा माहौल बन गया है कि हमने ब्रह्मोस वहाँ पहुँची, फिर अचानक धरती हिली, ऐसी हिली कि भूकंप आ गया, फिर ऐसा भूकंप आया कि 2 घंटे तक पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है बंकर में छिपे रहे। फिर उसके बाद डीजीएमओ से फ़ोन उठा, नहीं उससे पहले तो वहाँ GD वैंस के पास पहुँचे, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी एक्टिव हो गए, फिर ट्रंप ने कहा जाओ भैया इनको रोक लो, और फिर मोदी जी को फ़ोन आया और फिर उसके बाद डिसाइड किया गया कि ऑल राइट वी आर गोइंग टू डू द सीज फायर। देखिए रूबिका, जो चीज प्रमाणिक नहीं है मैं उसके बारे में बात नहीं करता। जैसे मैंने कहा, इस पूरे ऑपरेशंस के दौरान मीडिया ने काफी कुछ कहा जो हकीकत है, जो कल डीजीएमओ और उनके जो कलीग्स ने कहा वही सत्य है और उसी को सत्य मानना चाहिए। उसके आगे जो भी है वो स्पेक्यूलेशन है। आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। फोटोज कहाँ की हैं इस टाइम, दोनों ही तरफ से काफी कुछ भ्रामक प्रचार किया गया। कराची पे हमला और मारा पे हमला, और कहाँ कहाँ हमले नहीं हुए उसको मैं छोड़ देता हूँ। पाकिस्तान की तरफ से तो बेंगलोर पोर्ट पे भी हमला हुआ। अब उनको ये बताना पड़ेगा कि भूगोल के हिसाब से बेंगलोर में पोर्ट कहाँ से बन गया है। सर पटना में कर दिया, पटना पोर्ट पर। तो वही तो मैंने कहा ना, इसलिए क्या है इन भ्रामक उसमें। लेकिन जहां तक युद्ध विराम की बात है, और उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे कारण 8 बजे की जो वक्तव्य है उसमें प्रधानमंत्री को कहना पड़ेगा, और वो उसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि इस विश्व को जो इस युद्ध विराम की जो सूचना मिली वो राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट से मिली। हर कोई ये अपेक्षा करता कि इस तरीके की जो घटना है उसकी सूचना या तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सेनाध्यक्ष, भारत की डीजीएमओ कोई देता। तो ये प्रश्न है जिस पे हमें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि चाहे हम जो भी कहें, शिमला एग्रीमेंट के बाद हमने हमारे द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरी पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं एक्सेप्ट किया। नहीं सर, लेकिन अगर बेगानी शादी में अब्दुल्ला जबरदस्ती कूद जाए तो क्या किया जाएगा? मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान जरूर गया अमेरिका के पास, ये बात मान रहा है, और फिर अमेरिका ने मान लीजिए अगर हिंदुस्तान को फोन करके रिक्वेस्ट की, बात की, आई डू नॉट नो, वी नोबडी नोज। लेकिन अब कैसे ट्रंप के हाथ को कैसे रोका जाए? होता पाव भर है और ट्रंप बताते मन भर हैं। ये तो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा, ये तो सच हम भी जानते हैं। और इसीलिए अब तो ट्वीट और आगे चल रही है ना। अब वो बोल रहे हैं कश्मीर का मुद्दा भी सुलझा दूंगा। लेकिन तो सर वो कश्मीर के आगे 1000 भी तो लगा रहे हैं ना। तो आप उनकी सीरियसनेस को देख लीजिए कि 1000 साल पुराना जो कश्मीर का मुद्दा है, मतलब सर कश्मीर को तो इन्होंने इस्लाम से भी पहले पहुंचा दिया है। तो कुल मिलाकर तो इसीलिए मैसेज चाहिए। तो आज राष्ट्र का ये नाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम जो संबोधन दे रहे हैं,
इसमें शायद ट्रम्प जी को भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए। इनफैक्ट वो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? ही वुड वांट टू नो कि जो मैंने ट्वीट किया है उसके बाद किस तरीके का रिएक्शन आता है। और पाकिस्तान तो मुझे पूरा यकीन है कि अपने टीवी तोड़ेगा आज। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जेंटलमैन। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।